तो जब पाकिस्तान में ऐसा होता तो मर्जी मान के चलिए कुछ चीजें हो रही है। दूसरी बात, अगर उनके पास न्यूक्लियर असला सही सलामत है तो उसके दो तीन खरीदार अभी मार्केट में हैं। पहला खरीदार ईरान। ईरान कितने देर से न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है, और ईरान की अभी बहुत ज्यादा तनातनी है इसके साथ, इसराइल के साथ। बेंजामिन नेतन्याहू के आने के बाद वो एंगल और एलिवेट हो गया है। एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में एटम बॉम्ब लेके चलो, दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में आएगी। एक और वो टोपी वाला है कोई, उसने बोला कि ये लाल टोपी कह रहा है ये तुम्हारे पास ये तुम्हारी ये डिफेंस टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर बम, इनको बेचो। तो ऐसी चीजें आ रही है, और ऐसे नहीं खरीदार नहीं है, खरीदार दुनिया के मार्केट में है। वो जुआरी के पास आखिरी 100 रुपए जेब में, अगर ये भी निकल गया, अगर ये नोट फटा हुआ निकल गया तो होगा क्या? क्योंकि वो फिर 100 सट्टा रुपए कैसे लगाएगा लगाएंगे? जरूर। हाँ, वो 100 रुपए लगाएगा जरूर अम्बर जी, वो सट्टा जरूर लगाएगा। और अगर वो 100 का नोट बर्बाद हो गया तो जुआरी करेगा क्या? दिक्कत ये है, परेशानी ये है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं सुमित पीर जी मौजूद हैं। और हम आगे बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक भयंकर आर्थिक संकट के घेरे में है, और पाकिस्तान का आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। और इन तमाम सभी स्थितियों के बीच अब पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर पावर मौजूद है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके बारे में बातें होने लगी हैं। कई लोगों का कहना है कि अगर देश कंगाल हो गया तो आखिर जो परमाणु हथियार है उसका क्या होने वाला है। और ये आम लोग ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी इस तरह के सवाल उठने लगे हैं। आज इसी सब पे हम बात करने वाले हैं, और हमारे साथ सुमित जी जुड़े हुए। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। अंबर जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, आपको प्रणाम और आभार। बहुत बहुत जी। शुक्रिया आपका एक बार फिर से समय देने के लिए। सुमित जी, सवाल वही है कि पाकिस्तान जिस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, जिस दौर से, इसको लेकर पाकिस्तान की आवाम की बात करें, ग्लोबली बात करें, या फिर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं उनकी बात करें, सबके बीच में एक ही सवाल है कि अगर आगे हालात और खराब होते हैं तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका क्या होने वाला है। पाकिस्तान दिवालिया ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो इस क्षेत्र में जो या इसकी वजह से जो खतरा बढ़ सकता है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं जहाँ अभी पाकिस्तान है। पहला रास्ता निकलता ये है कि जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय पहले इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन के लोग आते हैं, उसके अगले दिन करीब करीब 30 से 40 गाड़ियों का कॉन्वॉय अमेरिकन एम्बेसी से पैराडाइज पॉइंट तक जाता है। पैराडाइज पॉइंट क्या है? पैराडाइज पॉइंट कराची में वहां है जहाँ की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटियां हैं। अब ये अटकलें लगाए जा रहे, कोई कंफर्म नहीं कर पाएगा इसको कि शायद अमेरिकन ने कुछ एक्सेस कोड डाले हैं, कुछ डाले हैं जिसके कारण वो न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डेटोनेट देम, और उनका कुछ कंट्रोल लिया है। या कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब का जो कोर होता है वो हैंड ओवर तो नहीं किया गया, या ट्रिगरिंग मैकेनिज्म हैंड ओवर तो नहीं किया, कुछ नहीं पता कि क्या हुआ उसमें। 30-40 गाड़ियों में क्या हुआ, रेंजर के कमांडो उनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे, 40-40 गाड़ियों में क्या आया, ये किसी को नहीं पता। और इस पे पाकिस्तान के कई चैनलों पे मैं उठा चुका हूँ, सबकी चुप्पी है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। ऐसा कहते हैं जिन्हें उन्हें पता ही नहीं पैराडाइज पॉइंट है क्या, कराची कहाँ है, या मतलब ऐसे ऐसे मुंह बना देते हैं। तो जब पाकिस्तान में ऐसा होता तो मर्जी मान के चलिए कुछ चीजें हो रही है। दूसरी बात, अगर उनके पास न्यूक्लियर असला सही सलामत है तो उसके दो तीन खरीदार अभी मार्केट में हैं। पहला खरीदार ईरान। ईरान कितने देर से न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है, और ईरान की अभी बहुत ज्यादा तनातनी है इसके साथ, इसराइल के साथ। बेंजामिन नेतन्याहू के आने के बाद वो एंगल और एलिवेट हो गया है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी भी दी है, ईरान कह रहा हम अपना बम बना के रहेंगे। ईरान के पास एनरिचमेंट करने का साधन नहीं है, ट्रिगरिंग मैकेनिज्म नहीं है। और ऐसे में ईरान एक रेडीमेड खरीदार हो सकता है बम के लिए। और ईरान के पास इतना पैसा तो है कि भिखारी पाकिस्तान तो सस्ते में बेच देगा ना, तो कोड़ियों के दाम बेच देगा। पॉइंट नंबर 2, इसी में दूसरा पॉइंट, यूक्रेन। ये एक यूक्रेन जा सकता है ये मटेरियल, क्योंकि यूक्रेन में एक बहुत कवायद है एक छोटा बम एक डट्टी बम ढूंढने की। तीसरा पॉइंट, एक डट्टी बम जिससे इस एटम बम को तोड़ के
इस मतलब एक छोटा बम या कुछ ऐसा बना जिसे डर्टी बम की एक संभावना है। और चौथी और सबसे खतरनाक संभावना है कि ये अल्बानिया पहुंच जाए। अल्बानिया में एक ऐसा अंडरवर्ल्ड है, एक इतना खतरनाक अंडरवर्ल्ड है जहां दुनिया का हर माल बिकता है, हर सामान बिकता है। तो पाकिस्तान का अगर आप एक्सेस कोड भी लगा दे तब वो इंडिया के किसी के खिलाफ यूज नहीं कर पाएंगे, पर एटम बम तब भी टुकड़ों में बिक सकता है। अब इसका प्लूनियम ईरान को चाहिए, यूक्रेन को चाहिए, ट्रिगरिंग में अल्बानिया को चाहिए या किसी और को चाहिए। तो ये काफी सारी संभावनाएं हो सकती है। पाकिस्तान के पास रखा बम पूरी कंडीशन में अगर आप उसको भाई यूज ना कर सको तो इवन उसके पार्ट और पुर्जे भी खतरनाक है। और अभी आप देख रहे हैं वहां अराजकता की परिस्थिति है, कौन किस चीज का सौदा कब कहाँ कर ले कुछ नहीं पता। वहां एवरीथिंग इज अप फॉर सेल, यू नीड द राइट पर्सन, राइट प्राइस और राइट टाइम, हर चीज वहां बिकती है। तो अब ये जो आपने सवाल उठाया अंबर जी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, वैसे भी उनके एक मौलाना साहब तो कह रहे थे ना, एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में एटम बॉम्ब लेके चलो, दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में आएगी। एक और वो टोपी वाला है कोई, उसने बोला कि ये लाल टोपी कह रहा है ये तुम्हारे पास ये तुम्हारी ये डिफेंस टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर बम, इनको बेचो। तो ऐसी चीजें आ रही है और ऐसे नहीं खरीदार नहीं है, खरीदार दुनिया के मार्केट में है। और अगर आप ये चमन बॉर्डर की बातें देखें, दुनिया में यूके में गाड़ी चोरी होती है, चमन बॉर्डर पे मिलती है। चमन बॉर्डर पे दुनिया का हर टूटा फूटा और चोरी का सामान बिकता है। तो आप कल को पता लगे कि चमन बॉर्डर पे एक तंबू के नीचे एटम बम भी बिक रहा, कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में। और जहां आटे और चावल के लाले पड़े हों, जहां बच्चों का खाना ना हो, वहां कोई भी परिस्थिति हो सकती है। और मैं आपको ये बता दूं, आपको लग रहा होगा पाकिस्तान गरीब मुल्क है, पर आपका ये अंदेशा बिल्कुल गलत है। अभी एक सेक्रेटरी या किसी लेवल के आदमी की बेटी की शादी हुई दुबई में, आपको पता कैश कितना है शगुन का? 220 करोड़। अभी एक दुल्हन की मुंह दुखाई हुई पंजाब में 2 करोड़ की। पंजाब में एक शादी हुई, करीब 100 करोड़ उसमें कैश जमा हुआ है, नहीं सॉरी 20 करोड़ उसमें कैश जमा हुआ। दुबई में शादी में 220 करोड़ कैश, मुंह दिखाई के 2-2 करोड़। ऐसा नहीं पाकिस्तान गरीब है, हाँ ये आपको मुगालते मत रहिए। आम आदमी गरीब है, इलीट बहुत अमीर है। और ये एक डिप्लोमेट की बेटी की शादी में 220 करोड़ रुपए आना, आप खुद सोचिए 220 करोड़, 2-2 करोड़ की मुंह दिखाइयां हो रही है। और आपने वो तो देखा ही होगा कि सासू अपने जमाई को एक एक गिफ्ट में दे रही है, दहेज में। तो ये चीजें वहां हो रही है। ये बहुत खतरनाक सोसाइटी है, बहुत हाँ, और रेडिकलाइज एक दुल्हन सोसाइटी को है। सोने से भी तोला गया है, एक खबर है। हाँ, सोने से तोलने वाली खबर भी है। तो ये बहुत खतरनाक और रेडिकलाइज सोसाइटी है। यहाँ ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है अंबर जी। नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर। जी। जी। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी से जुड़े हैं रज़ा रब्बानी, उन्होंने ये बात कही है कि देश के लोगों को और नागरिकों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पावर है या न्यूक्लियर वेपन है, उसका या उसके ऊपर किस तरह का कोई दबाव तो नहीं है। सरकार इसको लेकर कुछ क्लैरिटी दे, सबको जानने का अधिकार है। क्या फिर क्या हो रहा है, क्या स्थिति है? आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए 2-3 चीजें हुई है। पहले इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन के लोग आते हैं, फिर ये कारवां जलता है इनमें फैसिलिटीज तक, फिर हुँ, अमेरिकन सर्वेलेंस बढ़ गई है पाकिस्तान पे। चौथी बात, फिर रॉथशाइल्ड आते हैं, फिर कुछ डील होती है, कारवां चलता है। चाइना ने अचानक 700 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया, आईएमएफ कह रहा हाँ मैं लोन दे सकता हूँ, आईएमएफ ने कुछ शर्तें नरम कर ली। तो मतलब कहीं ना कहीं रॉथशाइल्ड के आने के बाद ये है कि डील क्या हुई है, कि कहीं डील ये तो नहीं कि ये अमेरिका को अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैंड ओवर कर लेंगे। देखिए डिन्यूक्लियराइजेशन यूक्रेन का भी हुआ है, ऐसा तो डील तो नहीं है, कहीं ऐसी डील तो नहीं है उसमें एक्सेस कोड डाल देंगे या ऐसी कोई डील। तो कुछ कुछ तो हो रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के पास आखिरी सट्टा जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का, तो न्यूक्लियर ब्लफ या न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो भी कहिए, दैट इज द लास्ट होप ऑफ पाकिस्तान। और वहां के जो हुक्मरान है वो इस चीज को लेके परेशान है, यार ये आखिरी, वो जुआरी के पास आखिरी 100 रुपए जेब में, अगर ये भी निकल गया, अगर ये नोट फटा हुआ निकल गया तो होगा क्या? क्योंकि वो फिर 100 सट्टा रुपए कैसे लगाएगा लगाएँगे? जरूर। हाँ, वो 100 रुपए लगाएगा जरूर अंबर जी, वो सट्टा जरूर लगाएगा। और अगर वो 100 का नोट बर्बाद हो गया तो जुआरी करेगा क्या? दिक्कत ये है, परेशानी ये है। इसीलिए जुआरी परेशान हो रहे हैं कि करेंगे क्या। क्योंकि ये बॉम्ब अगर उनके हाथ से गए तो पाकिस्तान को पता है कि उसे बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये अमेरिकन हो, वो चाइना हो, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में अब। बम के कारण फिर भी लोग उनसे कुछ 19-20 की बातें बातें कर लेते हैं, बिकॉज पीपल आफ्टर विद रशिया यूक्रेनी fiasco going on, you don't want another nuclear fiasco somewhere, and there are हुँ, people who want
atom bomb, there are people who want a dirty bomb, there are people who want triggering mechanisms, there are people who want technology. ये माल बिक सकता है दुनिया के मार्केट में। अच्छा सर, सुमित जी, अगर हम इस माल के बिकने की बात करें तो उसकी वजह से भारत को किस तरह के सिक्योरिटी या फिर इस तरह के कंसर्न भारत के सामने आ सकते हैं? देखिए, अगर ये कारवां, गाड़ियों का कारवां जिसकी हमने बात की, इफ दैट इज राइट, तो मुझे लगता है डेटोनेशन का खतरा काफी हद तक मिटिगेट हो गया है। पर ये इधर उधर माल बिकेगा तो उससे जियोपॉलिटिकल काफी चीजें अपसेट हो सकती है, या अगर अमेरिकन ने कोर निकाल के ले गए हो तब तो कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब देखिए, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पाकिस्तान भी चुरा के लाया था, कहीं ना कहीं इन्होंने भी पूरी टेक्नोलॉजी चुराई है, कहीं ना कहीं इन्होंने पूरे पार्टों की हुँ, स्मगलिंग की है। कहीं ना कहीं एक पाकिस्तानी, आपको याद होगा, हीथ्रो में पकड़ा गया था यूरेनियम लेके, हुँ। राइट। अब वो कहाँ जा रहा था? वो ईरान जा रहा था, वो यूक्रेन जा रहा था, वो अल्बानिया जा रहा था, कहीं ना कहीं तो जा रहा था वो। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कुछ नहीं पता कि इसकी इम्प्लीकेशन कहाँ है। डेटोनेट, बट भारत पूरा सतर्क है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी इस पे पूरी नजर रख रही होगी। अभी आपने देखा होगा कि काफी भारत के शत्रु पाकिस्तान में बड़े अजीब कुछ घटनाक्रम हो रहा है, सब मारे जा रहे हैं, एक पे एक मारे जा रहे हैं। तो अच्छा घटनाक्रम है, शत्रुओं का विनाश होना चाहिए। तो ये चीजें हो रही है, तो मेरा मेरा कहने का तात्पर्य जी। ये है, हमारी नजर है और हम इस पे नजर बनाए के रखेंगे। और मेरे से आपसे तो कहीं ज्यादा नजर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की और हमारी सुरक्षा वालों की होगी, वहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और कोई बहुत ऐसे राजनीतिक ताने बाने और ऐसे तार हैं अंबर जी, जो हमें नहीं पता क्या खींचे जा रहे हैं। पर ये मैं जरूर बोल सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तार कहीं न कहीं से कैसे न कैसे खींचे जा रहे हैं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये सवाल उठना है, तो इसका मतलब है हम लोग कुछ ठीक ही कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान से जो हिना रब्बानी खान है, उन्होंने बयान दिया था कि भारत असला, वेपन सारी चीज़ें खरीद रहा है, उसको उसको लेकर उन्होंने बयान दिया और इस तरह के अंदेशे जताए। आप इस पर क्या कहते हैं कि ये इस तरह के बयान देकर, अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें, हिना रब्बानी की बात करें, ये लगातार भारत को लेकर ऊट-पटांग बयानबाज़ी करते रहते हैं। आखिर क्या ये सब बयानबाज़ी करके वो लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? कौन टारगेट ऑडियंस है? क्यों इस तरह के बयानात वो जारी करते हैं? देखिए, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, राइट? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भैया, हथियार, गोला बारूद, असला खरीदने के लिए माल चाहिए होता, माल। अब जेब में पैसे टेबल पे रखते तभी तो खरीद रहे हैं। और तुम्हारे लिए खरीद रहे हैं क्या? तुम्हारे पास तो 3 दिन का अम्यूनिशन बचा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीद रहे हैं हम। देखिए, इंडिया का जो थ्रेट पर्सपेक्टिव है, दैट इज फ्रॉम चाइना। पाकिस्तान ओनली एज अ न्यूसेंस वैल्यू, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ टू फ्रंट वॉर। और हम एक सशस्त्र, हम एक समृद्ध कंट्री, वी आर अ पावरफुल जी। कंट्री, हम एक सशक्त भारत है, और हमारे पास पैसे हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर हम अपने 140 नागरिकों की सुरक्षा की बात करें, तो उसके लिए जितना भी, एक वन फ्रंट वॉर हो, टू फ्रंट वॉर हो या मल्टी फ्रंट वॉर हो, जो भी हथियार बारूद असला लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा। वी आर द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बाय पीपीपी, वी आर द जी। थर्ड बाय पीपीपी, फिफ्थ बाय जीडीपी। भाई, वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग, उसके हिसाब से हमें हथियार लेना पड़ेगा। और आप हमारा बजट, अगर आप चाइना का बजट देखें, लगभग हमसे 3 गुना है। अमेरिका का बजट देखें, हमसे 10 गुना। हमने तो ये नहीं कहा कि चाइना का बजट इतना किया, हमने तो कहा नहीं कहा अमेरिका का बजट इतना क्यों है। भाई हिना जी, आपको तकलीफ हो रही तो आप खरीदिए ना, किसने रोका? दुनिया की मंडी में हर सामान बिकता है। हाँ, पर वहां ट्रेड होता है, एड नहीं होता इन चीजों में। हम ट्रेड वाले लोग हैं, ये एड वाले लोग हैं, तो अब एड में तो यही मिलेगा ना। देखिए, सऊदी तो आपको वो जो उन्होंने चावल भेजा था, उस पर लिखा था ईद का जक़ात। जक़ात ही मिलेगी आपको, आपको आपको जक़ात ही मिलेगी। बम, कोई आपको चिनूक अपाची तो देगा ज़कात नहीं। तो हम नहीं मिलेंगे। हाँ, चिनूक अपाची तो देने से रहा, रफेल तो देने से रहा। देखिए हिनायत जी, हाँ, अगर आपका दिल करे तो एक आप चाइना मार्केट जाइए, वहां आपको उनके छोटे छोटे वो रेप्लिका मिलेंगे, वो लगवाइए अपने एयरफोर्स स्टेशनों में। ये चिनूक, ये अपाची, ये रफेल, ये ब्रह्मोस, देखिए चाइना वाले सब रेप्लिका बनाते हैं छोटे छोटे, वो लगाइए। चलिए, वैसे भी आपको दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल भी क्या बुरा, आपने कौन से चलाने, आपने कौन सा लड़ना। आपकी इतनी औकात है हिना जी, आप तो तहरीके तालिबान के 8,000 लोगों से नहीं भिड़ सकते। पता मत क्यों नहीं भिड़ते? इसलिए नहीं भिड़ते, लगता अगर उनके साथ भिड़ गए, 3 दिन का एमुनिशन खत्म हो गया, तो भारत आके पीओजे के और जीबी ले लेगा। हालत तो ये, 3 दिन लड़ने का एमुनिशन नहीं बचा इनके पास, और क्या लड़ेंगे, क्या करेंगे? आपको पता है हीना जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू मैम, $80 बिलियन पता कितना होता है? अरे आपका 30% जीडीपी जितना होता है।
आपका 90 गुना आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता, आपके पता नहीं कितने जनरेशनों की कमाई होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, 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 आपको ये सब शोभा नहीं देता। आप वो मौलाना साहब जो कह रहे थे ना, वो कुत्ते एक्सपोर्ट करो, गधे एक्सपोर्ट करो, चाइना से दोस्ती करो, आप वो करिए, ये सब आपके लिए नहीं है। और आप और सच बताइए कि ये हिना जी भी जानती है कि पाकिस्तान तो लड़ ही नहीं सकता। तो ये आप अगर आप लड़ ही नहीं सकते, आप तो देखिए, अगर कल को हम डिफेंस बजट बंद भी कर दे, आप लड़ लोगे हमसे? जीत लोगे? नहीं जीतोगे ना। वो आपको पता, आप लड़ ही नहीं सकते। अगर आप लड़ ही नहीं सकते तो परेशान क्यों हो रहे? फिर कितना भी बजट हो, कितना भी असला हो, या तो आप रेस में हो, रेस में होने के लिए पैसे चाहिए, ना आपके पैसे, ना हैसियत, ना औकात, तो लड़ोगे क्या? और आपकी फौज भी भगोड़ी है। 4 बार आई थी कश्मीर लेने, और लास्ट बार तो अपने सिपाही भी यहीं छोड़ गए, तो उनका भी हमें क्रियाक्रम करना पड़ा। ये तो आपकी असलियत है। क्या लड़ेंगे आप? अरे आप परेशान हो, आपके लिए कोई टेंशन नहीं, सब ठीक है। चाइना मार्केट 1। हाँ, चाइना की आप बात कर रहे हैं तो चाइना को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के सामने जो हालात हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस की हम बात करें तो ये पहली बार तो नहीं आए हैं। इस तरह की सिचुएशन पहले आई है तो किसी न किसी ने पाकिस्तान को एड देके मदद करके उनकी हालात उनके ठीक करा दिए, लेकिन वो वापस वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल कोई भी आगे नहीं आ रहा है सिवाय चाइना के। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोई और क्यों नहीं मदद कर रहा चाइना के अलावा? आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए अंबर जी, दिक्कत क्या है कि जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका थी, तो एक सबकी एक वेस्टर्न, पूरे अलायंस का एक वेस्टेड इंटरेस्ट था। लॉजिस्टिक्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और जितने ही आतंकवादी घूम रहे थे, देखिए सब तो पाकिस्तान में ही पकड़े गए, सबको पाकिस्तानियों ने बेचा एट द राइट प्राइस, एट द राइट कीमत। अब ये जब सारे आतंकवादी वगैरह निपट गए, तो पाकिस्तान इज नथिंग टू ऑफर। हम्म। पाकिस्तान का एक ही एडवांटेज वेस्टर्न ब्लॉक में अभी लिवरेज अगेंस्ट इंडिया, अफगानिस्तान एंड चाइना टू सम एक्सटेंट। माइनस दैट दे डोंट नीड पाकिस्तान फॉर एनीथिंग नाउ। अब चाइना का क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि मुझे काफी चैनलों ने पूछा, भाई ये 1.4 बिलियन डॉलर का लोन, 1.3 बिलियन डॉलर, चीनियों का दिल क्यों पसीज गया? और चाइना का दिल नहीं होता, चीनियों में दिल ही नहीं होता, बाय द वे। उनके अंदर वो कुछ शीशे का बना है, वो ऐसे ही चलता है, रोबोटिक है वो। तो कहते हैं यार इनका दिल क्यों? मैंने कहा जब दिल होगा तो पसीजेगा ना। जो हांगकांग पे भरोसा नहीं करते, जो इनर मंगोलिया पे भरोसा, जो ताजिकिस्तान पे भरोसा नहीं करते, जो कहते हैं हान चाइनीज को छोड़ के कोई चाइनीज नहीं, तो उनका दिल पसीजने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए हुआ क्या अंबर जी, चाइना ने 100 कंट्रियों को करीब डेट ट्रैप में फंसाया था। 60 कंट्रियों ने बोला हम तुम्हारे पैसे नहीं दे रहे। ठीक है। दूसरी बात, चाइना के जो 27 कंट्री, करीब 19 कंट्रियां हमारे पास आई है, हमारे डेट स्ट्रक्चर कर दो। उन्होंने बोला ठीक है हम कर देते हैं। उसके बाद पूरा अफ्रीका जो चाइना के चंगुल में था, इंडिया को लीडर मानता है, विश्व गुरु मानता है। ग्लोबल साउथ का लीडर बाय डिफॉल्ट इंडिया, ये अभी मेलोनी मैडम ने भी कहा था, मतलब शी इज एक्सेप्टेड इंडिया एज अ लीडर। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हो रहा है अंबर जी, ये जो चाइना है, ये हो रहा परेशान। चाइना को आपको याद होगा, चाइना ने के दो इंटरेस्ट है अभी पाकिस्तान में। चाइना ने पीछे अफ्रीका से कई कंट्रियों के साथ टाइप्स किए थे, जमीनें किराए पे ली थी कि हम यहाँ फसलें उगाएंगे, क्योंकि चाइना इज नॉट फूड सरप्लस, चाइना फूड इंपोर्ट करता है। चाइना में आबादी जो खून लाइन है उसके आसपास 96% पॉपुलेशन रहती है, यहाँ कुछ नहीं है। 4% लोग बाकी पूरे चाइना में रहते हैं। और जो डेवलपमेंट हुई है वो इसीलिए उसको मेनलैंड चाइना कहते हैं, बिकॉज इज हार्ड डोमिनेटेड 96%। अब कहीं ना कहीं चाइना को ये जितने भी एग्रीमेंट अफ्रीका वगैरह में किए थे, उन्होंने वो सब हिलते नजर आ रहे हैं। जबकि भारत ने काफी जमीनें अफ्रीका में लीज की है। अब सीपेक था, सीपक धुल गया। ठीक है, पैसे डूब गए। डूबे क्यों? चाइना ने 42 बांध बनाए थे। जब बाढ़ आई, पूरे 42 के 42 टूट गए, और चाइना के कर्मों ने उनके सीपेक को डुबा दिया। 46 बिलियन डॉलर जो सीपेक में लगा था वो खत्म हो गया। अब चाइना का इंटरेस्ट क्या है? ग्वादर। ग्वादर चालू हुआ नहीं। सीपेक नहीं तो ग्वादर नहीं, ग्वादर नहीं तो ओबीआर नहीं, बीआरआई नहीं। अब चाइना वो जर जमीन जोरू, चाइना की तो तीनों पे नजर होती है। खैर, अब चाइना करे क्या? अब चाइना की एक ही चीज पे नजर है पाकिस्तान में, सीपक विपक पे नजर नहीं। सीपक के लिए फ्लड से पहले चाइना ने कहा था कि भाई हम अपने कुछ पीएलए की बटालियंस को विद आर्म्स एंड आर्मरी परमानेंट बेस करना चाहते हैं। करीब कुछ 30 बटालियंस को, विच इज अ बिग नंबर। इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट कहीं नहीं हुआ, और पाकिस्तान की मुझे लगता है सरकार काम गई। और दूसरी बात, अब सीपक बचा ही नहीं, किसको प्रोटेक्ट करेंगे? अब चाइना का एक ही इंटरेस्ट है पाकिस्तान के प्रति। पाकिस्तान के पास पंजाब में बहुत बड़ी और अच्छी उपजाऊ जमीन है, और इतनी नजदीक जमीन, इतनी सस्ती कीमत में,
चाइना को कहीं नहीं मिलेगी। चाइना ये समझ गया कि अफ्रीका की में वो कंट्रोल कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना की नेवी साउथ चाइना से बाहर ही नहीं निकलती। अफ्रीकन तो छोड़िए, इंडियन ओशन में तो खैर उनकी औकात ही नहीं, पैसिफिक अटलांटिक में तो बात ही मत कीजिए। अब अगर आप चाइना के पर्सपेक्टिव से देखिए, पंजाब की जमीन, पंजाब ये पाकिस्तानी पंजाब में उपजाऊ है और बहुत अच्छी फसलें उगती हैं। इतनी फर्टाइल जमीन अगर मिट्टी के दाम में मिल जाए एज कोलैटरल टू लोन, जो पाकिस्तान दे नहीं पाएगा, पाकिस्तान लोन नहीं दे नहीं पाएगा, जमीन हम करेंगे, जमीन हमारी कल्टिवेट हम करेंगे, खाना उगाएगा पाकिस्तान, खाएगा चाइना। तो पाकिस्तान जो बन रहा है वो फूड कॉलोनी ऑफ चाइना बन रहा है, क्योंकि अब सीपेक में इंटरेस्ट नहीं है। अब जमीन, मैंने सुनने में ये भी आया सोर्सों के माध्यम से, कुछ लाख हेक्टेयर जमीन, एक बड़ा हिस्सा पंजाब का मांगा है, और इस लोन का जो मॉर्टिगेज रखा है वही जमीन रखी है। तो ये टाइम की बात है, पाकिस्तान की सर जमीन पे चीनियों की दाल उगेगी, चीनियों के चावल उगेंगे, और जमीन पाकिस्तान। सो चाइना, पाकिस्तान विल बी द फूड कॉलोनी ऑफ चाइना। बंधवा मजदूर हो जाएगा चाइना। जो पंजाबी अभी अकड़ते हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, ये बंधवा मजदूर हो रहे हैं, होने वाले हैं चाइना के, बिकॉज इसके अलावा चाइना का पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज माय एनालिसिस। दे आर लुकिंग एट लैंड, दे आर आइंग द लैंड ऑफ फर्टाइल लैंड ऑफ पंजाब नाउ। जी, और क्योंकि जिस तरह के हालात है उसमें आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने जो शर्तें रखी थी, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि इससे पहले कि पाकिस्तान आईएमएफ के प्रेशर में आए, और क्योंकि आईएमएफ का मतलब अमेरिका है, तो उससे पहले भी पाकिस्तान ने इस शिकंजे को थोड़ा-सा ढीला करने की कोशिश है, जो मदद चाइना की तरफ से दी जा रही है, जो रिलीफ मदद नहीं बल्कि रिलीफ कहें, क्योंकि जो कर्जा है उसको देने के लिए उन्होंने जो थोड़ी टाइम लिमिट बढ़ाई है। इस पे क्या कहते हैं? देखिए देखिए, अगर चाइना पाकिस्तान की मदद करता, जब फ्लड आई थी तो अंबर जी वहां $70,000 दिए चाइना ने, बस। चाइना ने कोई मदद नहीं की फ्लड में। जब पीछे चाहे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था तो चाइना चाहते तो कुछ $1 मिलियन दे सकता था। चाइनीज लोन में 3 कंडीशन होती है। पहली चीज, आप किसी को कुछ नहीं बताओगे, जिस दिन आपने कुछ बताया आपके सारे लोन रिपेबल तभी हो जाएंगे। तीसरी बात, उनका जो लोन होता है, यूजुअली जो $1 बिलियन लोन्स होते हैं 0.1, 0.2, 0.3% तक होते हैं। चाइना का लोन चाइना की गवर्नमेंट नहीं देती, चाइना के कमर्शियल बैंक देते हैं, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से लेके 10% होता है, यानी कि 100 गुना ज्यादा। कहाँ 0.1%, कहाँ 110% पर एनम। आप अगर बिलियंस में लोन 10% पर एनम पे लेंगे तो समझिए आप वो लोन दे ही नहीं पाओगे। और यहाँ चाइना गेम खेलता है कि उसकी नजर किस पे, उस चीज को गिरवी रखाता है। देखिए, पाकिस्तान में खत्म एयरपोर्ट है, पाकिस्तान के खत्म रेल पोर्ट है, पाकिस्तान के खत्म पोर्ट है, एक एक रनवे वाला एयरपोर्ट है जो लॉस में है, उसको मॉर्टिगेज रख के चाइना करेगा क्या? पाकिस्तान के पास कौन सा ऐसा एसेट है जो चाइना को चाहिए? ना एयरपोर्ट है, ना रेल पोर्ट है, ना कोई पोर्ट है, बस जमीन है। उपजाऊ जमीन है जहाँ 4 फसलें उगती है साल में। तो जमीन लगी है दाव पे, जमीन का सट्टा है अब। और चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका से कोई मतलब नहीं, वो तो चाहेगा अमेरिका इन्हें और तंग करे, ये और कर्जा ले, ऐसे रेट पे कर्जा ले जैसे देखो श्रीलंका को तोड़ने वाला चाइना का कर्जा था। चाइना जितना कर्जा इंडिया ने भी दिया है, जापान ने भी दिया। आपने इंडिया जापान का नाम कहीं सुना? नहीं सुना, क्योंकि वो एक नॉर्मल बोरिंग थी। चाइना का एक्सटॉर्शन था, पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन था। तो ये अंबर जी मान के चलिए, ये चीजें वहां हो रही और ये होती रहेंगी। और अमेरिका, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका क्या कर रहा। चाइना एक, वो ना इज लुकिंग टू फॉर इट्स पाउंड ऑफ फ्लैश। अपना पाउंड उन्हें मिल गया, उन्होंने दबोच लिया, उन्होंने अपना काम कर गए। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की जमीन चाइना के पास है। कोई लोग तो ये भी कहते हैं जो पीछे चाइना के लोग हैं उनमें उन्होंने शायद जीबी और पीओके भी गिरवी ना रख दियो। ये भी एक संभावना है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा एसेट ही नहीं है जिसकी चीनियों को जरूरत हो। चीनियों का लोन क्या है? चीनियों का इज लोन फॉर लैंड, इट्स नॉट लोन फॉर लोन, इट्स लोन फॉर लैंड। अब ऐसी कौन सी जगह है सीपेक के बाद जिसकी चाइना को जरूरत हो, जो चाइना को बहुत पास और बहुत सस्ती मिले? वो पाकिस्तान की जमीन, एग्रीकल्चर लैंड ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, जी आपने सही कहा कि चाइना का तो इंटरेस्ट एक ही होता है, वो हमने बार-बार अलग-अलग जगहों पर देखा है, और चाइना इसी अ, अपने इसी तर्ज़ अमल पर हमेशा से नज़र आया है अमल करता हुआ। पाकिस्तान का क्या होने वाला है ये तो वक़्त बताएगा, हालात सुधरने का नाम तो नहीं ले रहे हैं, और ना ही सुधारने के लिए किसी तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। सुमित जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में जुड़े और आपने
बहुत सारी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत-बहुत आपका शुक्रिया एक बार फिर से। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार अम्बर जी, जय